हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का। एक ही वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे वो टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर के अंदर हैं, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हीरो तक, मतलब सारा का सारा बेसिक हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, सब करेंगे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी लेके आई हूँ, इसमें कुछ डिलीटेड तो है नहीं चैप्टर में, बिल्कुल नहीं है, देख लिया है, चेक कर लिया है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर है। तो देखें क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है अपने पास, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले तो इसके लिए समझना जरूरी है कि केमिकल प्रोसेस क्या है, फिजिकल प्रोसेस क्या है, जो कि बचपन से हमने छोटी छोटी क्लासेस से ही पढ़ा हुआ है कि फिजिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज आए, जैसे साइज, शेप वगैरह कोई चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज की, तो वो हो जाता है केमिकल प्रोसेस। तो जब भी कोई केमिकल प्रोसेस अपने पास होता है, हम कहते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन यहाँ हुई होगी, तो वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, दो सब्सटेंस रिएक्ट किए जिन्हें क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट्स। व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस फॉर्म होंगे उन्हें बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट्स, उन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कि जो बन रहे हैं वो प्रोडक्ट है और जिनसे बन रहे हैं वो रिएक्टेंट है। मतलब जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं, और जो बन रहा है वो है प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हम बात करें सबसे बेसिक सी रिएक्शन अपनी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं। वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, जो बनते हैं उनसे वो होते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक प्रोडक्ट है इसका। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बिल्कुल। अब देखो केमिकल रिएक्शन लिखने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले लिखने का क्या तरीका होता है अपने पास, जैसे हम पूरी की पूरी लिखते हैं ऐसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, पूरी की पूरी लाइन हमने लिखी। की जो है अपने पास, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत लंबा पड़ गया, इतने आलसी हैं आजकल के हम कि टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा हमें क्या करना है, हमें चीज़ें इजी करनी है, चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना है। PLEASE प्लीज़ को हमने PLZ लिखना है, प्लीज़। ये हर चीज़ को शॉर्ट में करना है, शॉर्टकट यूज़ करनी है। तो उसमें भी इसका भी एक शॉर्टकट है केमिकल रिएक्शन लिखने का। पहली क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि मैग्नीशियम है, वर्ड्स की फॉर्म में, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। फिर एक आती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब सिंबल्स यूज करें, ये है वर्ड इक्वेशन कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने लिया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया अपने पास वर्ड इक्वेशन। अभी शॉर्ट फॉर्म की बात करी थी, इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया EQ। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हो गया। फिर आ जाती है केमिकल इक्वेशन की अपने पास जो है, हम इसको और शॉर्ट कर दे। और शॉर्ट कैसे, सिंबल्स है हमारे पास, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का O हो गया, सारे ऐसे सिंबल्स यूज़ करें और फिर हम उसके बाद उसको चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है कि इक्वेशन इज क्या होता है, इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस का क्या मतलब है कि दोनों साइड में जो इक्वल एटम्स नहीं है, इक्वल मतलब जैसे मान लो हमने लिखा ये मैग्नीशियम नहीं लिखा जाएगा उल्टे हाथ से, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, प्लस में हमने लिख दिया ऑक्सीजन, हमने लिख दिया MgO। अभी इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है, क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम बोल देंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। लेकिन जब हम एटम्स को इक्वल कर देंगे कि हमने यहाँ पे 2 मैग्नीशियम कर दिए, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, इक्वल हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 इक्वल हो गया, मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है।
क्या देख लिया, कैसे कैसे टाइप की होती है। पहले तो केमिकल रिएक्शन हम पूरी लाइन में लिख सकते हैं, फिर हम वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिंबल्स की फॉर्म में जिनको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। उस केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड भी लिख सकते हैं जिसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। उसी को हम बैलेंस्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, अनबैलेंस्ड भी लिख सकते हैं और बैलेंस्ड भी लिख सकते हैं। अब आती है कि बैलेंसिंग क्यों किया जाता है। बैलेंसिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास कभी ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप लेके चलो, आपने सब्जी बनाई, आप जितनी सब्जी डालोगे उतनी ही तो आपको बनने के बाद भी उतनी ही रहेगी, कम तो होगी नहीं वो। तो जितनी चीज़ डाली है उतनी ही तो मिलेगी ना, उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा हमेशा एग्जाम में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अगर आप अनबैलेंस लिखते हो, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स आपका यहीं पे कट जाएगा। ध्यान रखना, आप क्या लिखोगे, पूरी की पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे। अब बैलेंस कैसे करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको बैलेंस करके दिखाती हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यही एनसीईआरटी से ही लेंगे, एनसीईआरटी से ही लेंगे। तो जी हमने ले लिया ये, ठीक है। हमने एक इक्वेशन ले ली, आयरन है प्लस में वाटर है, क्या फॉर्म कर रहा है, Fe3O4 प्लस में क्या फॉर्म कर रहा है, H2 गैस। मतलब आयरन जो है वाटर इन गैसियस स्टेट के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है विद हाइड्रोजन गैस। पूरी ये इक्वेशन यही चीज़ है कि आयरन वाटर किस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। यही चीज़ इक्वेशन में आपकी लिखी होती है, आपको लिखनी है एग्जाम्स में कि G है गैस के लिए, L लिखो ब्रैकेट में लिक्विड के लिए, AQ लिखो एक्वस के लिए, सॉलिड्स के लिए लिखो S। ये चीज़ें लिखोगे, मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे, बिल्कुल कट नहीं होंगे। एक तो इक्वेशन बैलेंस लिखना और ये चीज़ें हो सके तो लिखना। अगर आपको नहीं कन्फर्म्ड है ये तो ये रहने देना, अगर गलती करते हो तो आपके मार्क्स ज़्यादा कटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर नहीं आपको आती है ये चीज़ तो मत करना, वहाँ जो चीज़ में कन्फर्म हो वही चीज़ करना। ये क्या करें, अब इसको बैलेंस करें। क्या इक्वेशन दी हुई है हमें कि आयरन प्लस में H2O, कैसे बैलेंस करेंगे। देखो सबसे पहले ना, जितने भी एटम्स जो है अपने पास, जितने भी एटम रिएक्ट कर रहे हैं उन एटम को देख लो कि कौन कौन से हैं अपने पास। आयरन है, अपने पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, यही है सिर्फ। क्या है, हाइड्रोजन है अपने पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, और क्या है, हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन। अब देखो आयरन, देखो सबसे पहले पहला ही एटम उठा लो। एटम यहाँ कितने हैं, ये आयरन की 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 है। यहाँ कितने हैं, 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 है। हमें क्या कर लेंगे, इधर भी 3 कर देंगे, वहाँ से तो 3 हम हटा नहीं सकते, क्या करेंगे, इधर हम 3 कर देंगे। क्या करेंगे, इधर भी हम 3 कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। नीचे 3 मत लगाना, ऊपर लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ क्या हो गया, 3 आयरन हो गए, यहाँ भी 3 आयरन। अब नेक्स्ट आइटम पे चले, नेक्स्ट आइटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है जी, बैलेंस्ड है। अगली बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं। ऑक्सीजन मतलब यहाँ भी हमें 4 चाहिए, यहाँ भी 4 चाहिए। अब हाइड्रोजन के बारे में मत सोचो कि हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो जाएगा, होने दो एक बार, पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या किया, यहाँ पे 4 लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन को, आयरन पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, हाइड्रोजन पे पड़ा है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2 8 हो गए। ऐसे यहाँ पे भी कर दो जी, 4 लगा दो, 4 × 2 8 हो गया, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन 8 हो गए, आयरन 3 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, दोनों ही साइड। इक्वेशन बैलेंस है, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3Fe प्लस में 4H2O इन गैसेस फॉर्म, टू रिएक्ट करते हैं फॉर्म करने के लिए Fe3O4 सॉलिड फॉर्म के अंदर, प्लस में H2 गैस, 4H2 गैसेस स्टेट के अंदर, ठीक है जी। बिल्कुल इजी थी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी, देख ली हमने एक बार, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। इस क्लास का पहले स्टेप ये होता है कि आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है, एनसीईआरटी करनी है हमने, सारी एनसीईआरटी करनी चाहिए और सब कुछ, ठीक है। पहले है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स में कौन कौन से टाइप आते हैं। सबसे पहला टाइप हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, अपोजिट है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो रही हैं एक नई चीज़ फॉर्म करने के लिए। ये दो चीज़ें ली, उनको कंबाइन किया, उनसे बन गई एक नई चीज़, क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसमें होगा। ठीक है, दो चीज़ें ली हमने, जैसे हमने ए सब्सटेंस लिया, एक लिया बी, उससे हमने फॉर्म किया ए बी, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसकी डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, अपने पास डिकम्पोज होगा, मतलब एक सब्सटेंस लिया वो टूटेगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के अंदर। जैसे मान लो हमने यही जो है ए बी ले लिया, ए बी हमने लिया, इसको आप जैसे ही कुछ भी मतलब करोगे इसको तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, ये क्या होगा, डिकम्पोज हुआ। ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। इसमें क्या हुआ, कंबाइन हुआ। इसमें क्या हुआ, कंबाइन हुआ। अब डिकम्पोजिशन में भी कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैंने एग्जाम दिया था इनका उसमें आया था ये कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, डेफिनेशन दो, और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन के भी एग्जाम्पल दो, एक एक रिएक्शन, और उसकी भी डेफिनेशन लिखो। पूरा ये क्वेश्चन आया था आराम से 2-3 नंबर में। ठीक है, बहुत ईजी था, कर दिया था। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक तो हो सकती है लाइट की प्रेजेंस में, हो सकती है हीट की प्रेजेंस में, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इक्वेशंस अभी लिखवाऊंगी रिएक्शंस, पहले ये देख लो कि लाइट की प्रेजेंस में कौन सी, सिल्वर क्लोराइड वाली, कि जिसको जब उसको सनलाइट में रखोगे तो आगे वो डिकम्पोज होगा। ठीक है, बात करते हैं हीट की। हीट में ले लो कैल्शियम कार्बोनेट, आपने उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए ले लो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, कि वाटर का आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों के एग्जाम्पल कर लेना अच्छे से याद, तीनों के एग्जाम्पल कर लिए, डेफिनेशन कर ली कि व्हेन एनी सब्सटेंस डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस, वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होगा, व्हेन 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म एनी अदर वन। क्या, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म एनी अदर प्रोडक्ट, वो क्या होता है अपने पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जब एक सब्सटेंस जो है अपना टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के अंदर, एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे हैं, डिकम्पोज में अलग हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है अपने पास, ये देख लिए। फिर आता है, एक बार कॉम्बिनेशन का भी एग्जाम्पल पढ़ लें। कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है अपने पास क्विक लाइम वाला। क्विक लाइम, ये चीज़ और याद रखना, क्विक लाइम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की। क्विक लाइम क्या होता है अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेक्ड लाइम अपने पास क्या होता है, CaOH ट्वाइस। ठीक है, यही चीज़ यहाँ गिवन है एनसीईआरटी में कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है और स्लेक लाइम होता है CaOH ट्वाइस। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन में ना ये हमें दिया होता है, हमें सिर्फ ये नहीं बोलते CaO रिएक्ट कर रहे हैं, हमें ये बोलते हैं क्विक लाइम रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन लिख के बताओ। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ में क्या आएगी, टाइप्स देख लिए दो तो हमने, अगला टाइप क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में क्या है, अपोजिट ही है। कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सो वर्ड से पता चल रहा है एग्जिट होना, किस चीज़ का बाहर जाना। एक्सोथर्मिक मतलब कि एक्सो और थर्मिक, थर्मिक का क्या मतलब है, थर्मल, हीट से रिलेटेड। तो एक्सोथर्मिक का क्या मतलब हुआ, जब एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे कि ये रिएक्शन है, इसकी जो रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर की टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे डिल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बिल्कुल वैसे ही एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी लग रही है। जैसे मान लो सनलाइट का यूज़ करके, उसका यूज़ करके, सनलाइट का, वाटर का, इन सब का यूज़ करके जब एक प्लांट अपने लिए खाना बनाता है तो उसमें भी सनलाइट क्या है, एनर्जी है, वो उसमें लग रही है, तो वो क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन अगर हम देखें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से एक्सोथर्मिक कौन सी है, एंडोथर्मिक कौन सी है, हमें पता चल गया। रिएक्शन आनी चाहिए, बायो में भी आती है, यहाँ केमिस्ट्री में भी आती है। कौन सी वाली अभी दिखा देती हूँ, CO2 प्लस में H2O वाली, टू फॉर्म ग्लूकोज, सनलाइट की प्रेजेंस में। नोटबुक उठा लेते हैं, कौन से पेज पे ये बता देती हूँ, पर ये पुराना एडिशन है मेरे पास, इसमें है अपने पास ये 5 पेज पे, वैसे फिर भी लिखवा देते हैं, बहुत इजी ही रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है।
इसका अपोजिट वाला लिख लेना, मैं आपको सिंपल साफ सीधे ये वाली लिखवा रही हूँ। इसमें दी हुई है प्लांट वाली दी हुई है, ठीक है, बहुत ईजी है। क्या है इसमें, 6 CO2 अपने पास रिएक्ट करके किसके साथ रिएक्ट कर रही हैं, 12 H2O के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6, प्लस में फॉर्म कर रहे हैं 6O2 प्लस में 6H2, ठीक है। इसमें क्या होगा, सनलाइट एनर्जी यहाँ पे लग रही है, सनलाइट एनर्जी यहाँ पे लग रही है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कहाँ है ये, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसकी रिएक्शन है। रेस्पिरेशन की देखें, इसके अपोजिट हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। वो रिएक्शन क्या होगी अपने पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उसमें हीट जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है हमारी फंक्शन के लिए बॉडी की, ठीक है। अगली चीज़ आ जाती है, अगली चीज़ पे चलते हैं। अगली चीज़ क्या आती है जी, इसी के आगे के टाइप्स। आगे एक टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना, किसी की जगह ले लेना, किसी का हक छीन लेना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका दोस्त और आप एक बैठा था, एक लड़का आपके दोस्त के साथ, आपने जाके क्या किया, उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से उसको हटा दिया। कैसे हटा पाए, क्योंकि आप ज़्यादा पावरफुल थे, आप क्लास के मॉनिटर थे, आपने उसे हटा दिया। लेकिन अगर आपके पास इतनी पावर नहीं होती, वो अगर स्कूल का हेड गर्ल हेड बॉय होता, तो आप क्या करते, उसको हटा पाते, नहीं हटा पाते, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन आप क्या हो, लो हो, इसलिए आप नहीं हटा पाते। यही होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, उसके कंपाउंड से उसके खुद के कंपाउंड से उसको हटा देता है। जैसे कि एग्जांपल ले आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन क्या करेगा, हट भाई, कॉपर को कहेगा हट, मेरी जगह पे मेरे को आने दे, मैं बैठूंगा यहाँ। वो क्या करेगा, उसको हटा देगा कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से उसको हटा के अपनी जगह ले लेगा FeSO4 आयरन सल्फेट, वो वहाँ पे बना लेगा। कॉपर को हटा के आयरन ने जगह ले ली। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी आता है। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या, जैसे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्या कॉपर भी आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, कि अगर हम कॉपर लेते प्लस में आयरन सल्फेट लेते तो क्या अपने पास कॉपर सल्फेट प्लस आयरन बन जाता, नहीं बनता। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, और कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेस रिएक्टिव मेटल किसी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। ज़्यादा कम पावर वाला इंसान ज़्यादा पावर वाली इंसान को वहाँ से नहीं हटा सकता। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज की एक ट्रिक है, इजी है, बहुत अच्छे से कर लेना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई, ऐसा कुछ है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, लिखी है मैंने ये। हाँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग नाउ हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये इसमें ट्रिक है, स्टार्टिंग के लेटर से कुछ बन रहा है, जैसे प्लीज से पोटेशियम हो गया, ठीक है, ऐसे ही स्टॉप, एस से यहाँ पे सोडियम हो गया, कॉलिंग से यहाँ पे Ca कैल्शियम हो गया। ये ट्रिक है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, रिएक्टिविटी सीरीज में लेस कौन सा है, ये याद रहेगी अगर आपको, तो आप ये चीज़ कर पाओगे कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मान लो आपके पास 2 रिएक्शन दे दी, उन्होंने ऑप्शन दे दिए, 3-4 रिएक्शन आपको दे दी, फिर आपसे पूछ लिया कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं पॉसिबल, तो आपने वो चीज़ देखनी है, ठीक है, वो चीज़ आपको देखनी है, बिल्कुल ईजी है। या फिर आपको ये बोल दिया कि आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन तो पॉसिबल है कि आयरन डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है देन आयरन। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि व्हेन क्या मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, तो रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है जब दोनों ही एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सोडियम सल्फेट वाली रिएक्शन लिख लेते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म प्लस में NaCl, ये रिएक्शन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। क्या है, Na2SO4 है, BaCl2 है, प्लस में BaSO4 है, NaCl है, ठीक है। ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे Na था पहले इस SO4 के साथ, Na2 था SO4 के साथ, यहाँ पे क्या हो गया, ये NaCl के साथ चला गया, ये सब्सटेंस इसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया, ठीक है। आपस में फ्रेंड्स इन्होंने एक्सचेंज कर लिए, जैसे हम कई बार क्या कहते हैं, सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। कई बार मन भर जाता है ना, अपनी सीट से हम सीट एक्सचेंज कर लेते हैं किसी दूसरे के साथ, काम हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। क्या है, जैसे अपने पास ये A सब्सटेंस था, अपने B दोस्त के पास बैठा था, फिर C यहाँ पे अपने D वाले फ्रेंड के पास बैठा था, क्या हुआ, A चला गया C के साथ, प्लस में B D के साथ, A C के साथ चला गया, B D के साथ चला गया, तो ये क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी आगे कुछ नहीं है इसमें।
अगली चीज़ कर लेते हैं हम। अगली चीज़ क्या आती है, चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पे है, बिल्कुल एंडिंग पे है कि एक चीज़ और आती है इसमें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन ही होती है। जैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेट यानी कि ये क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है, वो एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि सेपरेट आउट हो जाता है रिएक्शन से, उसको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अपने पास नेक्स्ट चीज़ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही आ जाता है। इसमें बहुत से कंसेप्ट आ जाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, किसने किया है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारे ब्ला 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 सब कुछ, इतना कुछ बहुत ईजी है। एक रिएक्शन से समझाऊंगी क्या कुछ है। ठीक है, सिर्फ एक रिएक्शन से। सिर्फ एक रिएक्शन से। ठीक है, देखो एक रिएक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 टू फॉर्म कॉपर प्लस में H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है टू फॉर्म कॉपर प्लस में H2, H2O, कॉपर ऑक्साइड H2, कॉपर प्लस H2। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, इससे क्या आपको थोड़ी थोड़ी ये फील नहीं आ रही कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीजन एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, याद हो गया क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। उसका अपोजिट रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। ऐसे ही ऑक्सीडेशन याद रखो, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन याद रखना है। कैसे कि ऑक्सीडेशन है ऑक्सी एडिशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद हो गया। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। इनमें से कुछ भी हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन है। उसका जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन है। दोनों साथ में हो रहे हैं कि रिएक्शन में, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके 2-3 एग्जांपल याद रखना। ठीक है, अब आगे एक रिएक्शन, इसमें हमें क्या बताना है, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है, वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्वेश्चन जरूर आएगा, शर्त लगा लो जरूर आएगा। ठीक है, क्या है ये अपने पास हो गया। हमें पहले क्या बताना है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, फिर रिड्यूस्ड, फिर रिड्यूसिंग एजेंट, फिर रिड्यूसिंग एजेंट, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलें, पहला क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड का क्या मतलब है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर जिससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन होगा उसका, वो क्या होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। इसमें चेक कर लो जी, पहले देखो ये रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट में क्या है, ये तो था कॉपर ऑक्साइड, इसके पास तो पहले से ही ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा ऐसा। ऑक्सीजन का एडिशन देखना सबसे पहले हमें। ठीक है, सबसे पहले वही देखना है। तो यहाँ क्या हाइड्रोजन था, यहाँ पे H2 था, जैसे हम इस ऐड गए क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, हमें झूठ तो नहीं बोल रही, बिल्कुल साफ दिख रहा है। क्या है, हाइड्रोजन के अंदर जब हमने ये रिएक्शन की, क्या हुआ, हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, वाटर फॉर्म कर लिया। ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ से ये गया, ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। पहले ये देख लो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, फिर इजीली हो जाएगा। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, अब ये देखो, ये कॉपर ऑक्साइड था, ये ऑक्सीजन था, इसी का यहाँ पे जाके रिडक्शन हो गया, कॉपर बन गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। यही चीज पढ़ी थी, ऑक्सीजन का रिमूवल, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में था, जब इसका अपोजिट होगा वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। वही यहाँ पे चीज है कि कॉपर ऑक्साइड से ये बना, अपने पास रिडक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन हट गया। अब क्या होगा अपने पास, देखो हमने देखना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है। किसके अंदर हुआ ऑक्सीजन ऐड, इस H2 के अंदर। तो ये क्या है अपने पास, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, यानी H2 क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अगली चीज आती है सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब कि जिसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, जिसमें से रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। कौन सा है यहाँ पे, वो यहाँ पे है ये CuO है। ठीक है,
फिर आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट आपने सुना है कि किसी चीज़ के एजेंट हैं, वो क्या करते हैं? एजेंट का काम क्या होता है? एक किसी के काम को करना। एजेंट वही तो होता है ना, किसी और के लिए काम करना। तो एजेंट यहाँ पे क्या है? ये किसी और के लिए काम कर रहे हैं। ये जैसे हमने मान लो यहाँ पे ये H2 था, यहाँ पे H2O था, खुद तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन इसने क्या किया? दूसरे वाले को इसने रिड्यूस किया है, मतलब ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। रिड्यूस करने वाला मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, पढ़ाने वाला टीचर, इलाज करने वाला डॉक्टर, वो भी क्या एक तरीके से एजेंट है। वैसे ही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों का काम कर रहे हैं, ये रिड्यूस कर रहे हैं दूसरों को, वो क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगी, देखो क्या है ये। पहले तो ये देखो नॉर्मल कैसे समझना है। रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। इसने क्या किया? खुद ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को रिड्यूस किया, मतलब H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अगला क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। कौन है ऐसा? ये CuO है। अब ये ट्रिक के साथ कैसे करें? हमने ये देख लिया ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा होगा। उसको अपोजिट कर दो इसमें, कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है H2 वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो रिड्यूस हुआ है CuO वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर, खत्म। यही टॉपिक था, यही था, बिल्कुल खत्म हो गया। अब यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीजन की बात आई है, ऐसे ही हाइड्रोजन की बात आ सकती है। हाइड्रोजन में क्या होगा? अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो होगा रिडक्शन, लेकिन अगर रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन तो वो होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। एक लास्ट टॉपिक फिर करेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस, उनमें क्या कुछ याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे केस स्टडी आ सकती है वो करेंगे। और लास्ट टॉपिक है अपने पास कोरिजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है? ठीक है, तो कोरोजन लिख लेते हैं। कोरोजन यही स्पेलिंग होती है, नहीं डबल एस आता है, कोई ना, देखते हैं। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना, सुना होगा। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना, किसी चीज़ को, आसपास कोई लोहा है उसको जंग लगना है, जंग लग रहा है। जंग मतलब कि एक रस्टिंग हो रही है उसकी, वो क्या है? कोरोजन है। कोरोजन की डेफिनेशन क्या होगी? कि एक फ्लैकी सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट क्या है? फ्लैकी सब्सटेंस, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग जाता है, मेटल के ऑब्जेक्ट पे लग जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एटमोस्फियर। वो क्या हो जाएगा? रिएक्ट करेंगे उनके साथ, जिसकी वजह से उस पर एक कोटिंग आ जाएगी, जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन इजी देखनी है तो ये देख लो कि कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, ठीक है, टू फॉर्म अ फ्लैकी सब्सटेंस ऑन द सरफेस। क्या एक फ्लैकी सब्सटेंस है? रस्ट जब लग जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर या मॉइस्चर। मेटल्स जो है, मेटल्स को खा लिया जाए, मतलब कि एक तरीके से कि प्रोसेस इन विच मेटल्स आर, एनसीईआरटी की नहीं देख रही मैं, दूसरी बुक की देख रही हूँ, कि कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर, मॉइस्चर या फिर कोई केमिकल जैसे एसिड वगैरह हो गया ऑन देयर सरफेस, इसे बोला जाता है कोरोजन। कॉमन देखा जाए तो रस्टिंग है। डेफिनेशन अच्छी थी इसलिए बोला मैंने आपको कि क्या है कोरोजन। क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा? मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द बिकॉज ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर इन द एटमोस्फियर, जिनकी वजह से क्या होगा? फ्लाकी सब्सटेंस लग जाएगा, अपने रस्ट लग जाएगा किसी मेटल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब इसकी एक इक्वेशन आप याद रखना, अगर कोरोजन की डेफिनेशन वगैरह आती है तो एक इक्वेशन जरूर लिख के आना कि Fe यहाँ पे जो है, Fe जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। Fe ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो ये Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। बैलेंस डी देख लेते हैं इसमें कि 3 Fe है प्लस में 4 Fe है प्लस में 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है प्लस में वाटर है 2XH2O। 2 फॉर्म क्या फॉर्म कर रहे हैं? 2Fe2O3 और XH2O। ये रिएक्शन याद रखना कि क्या है? आयरन, ऑक्सीजन और वाटर। अब ये वाटर ऐसे क्यों लिखा है? X क्या है यहाँ पे? X है मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं पानी के, कोई फिक्स्ड नहीं है ये। ठीक है, क्या हो गया? अपने पास आयरन है, रिएक्ट की ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, तो अपने पास क्या ये फॉर्म कर लेगी। ये है रस्टिंग की रिएक्शन, कोरोजन की रिएक्शन। अब कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इनको प्रिवेंट कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन करके, मतलब जिंक की कोटिंग करके, पेंट करके इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस लगा के मशीनरी को। ठीक है, वो इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? वो आपने देखा होगा, कई बार आप क्या करते हो, चिप्स वगैरह खाते हो ऐसे ही रख देते हो खुला है, तो उनमें क्या होता है? वो सिल जाते हैं, उन्हें बोला जाता है रेंसिडिटी। कि जब टाइम के साथ अपने जो है कोई भी
सब्सटेंस है खाने का, उनका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए, क्या हो जाए, उनका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए। कंडीशन प्रोड्यूस्ड व्हेन द सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज्ड, जो सब्सटेंस खाने लायक जो सब्सटेंस है, एडिबल जो चीज़ें हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोल देते हैं हम रेंसिडिटी। कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। वीडियो स्लो करके चाहे ये डेफिनेशन लिखते जाओ, ठीक है। तो एरियल ऑक्सीडेशन होना सब्सटेंसेस की, किसकी वजह से, ही कोई रिएक्शन वगैरह, एरियल ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी सब्सटेंस का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। इसके प्रिवेंशन के तरीके क्या है कि नाइट्रोजन के अंदर इनको पैक करो, जैसे चिप्स वगैरह नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं, अनरिएक्टिव गैस है। और एक चीज़ क्या हो सकती है, एयर टाइट कंटेनर में रखो कि हवा कोई गैस उसमें जाए ही ना जिससे वो रिएक्ट करे। फिर एक चीज़ हो सकती है रेफ्रिजरेटर में उन्हें रखो, यही चीज़ें पॉसिबल हैं, ये कुछ चीज़ें जिससे आप रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस जिनकी हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। एनसीईआरटी में ही है अपने पास, जो भी यहाँ पे दी हुई है अपने पास एक्टिविटीज़, इनमें से केस स्टडी वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर आता है, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। पहली क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ ये पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम जो है उसको बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से उसके ऊपर से क्यों उसको साफ किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्यों, क्योंकि उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है एयर के साथ, तो वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको हटाने के लिए उसको क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग। और रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, रिएक्शन में हो रहा है व्हाइट डेजलिंग फ्यूम, व्हाइट डेजलिंग अपने पास फ्लेम निकलेगी इसकी, किसकी निकलेगी, मैग्नीशियम इसकी, ये जो मैग्नीशियम रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ। डेजलिंग का क्या मतलब होता है, चमकदार फ्लेम। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि एक मेटल एक्स है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो एक डेजलिंग फ्लेम निकलती है व्हाइट कलर की, कौन सा सब्सटेंस है वो, तो हमें पता है मैग्नीशियम है वो, ठीक है। अगली चीज क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्यों उसे सैंड पेपर से क्लीन किया है, बिल्कुल ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अपने पास, लीड नाइट्रेट वाली। क्या, लीड नाइट्रेट वाली। लीड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस में लीड क्या भूल गई मैं, क्या है, लीड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, लीड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। रिएक्शन लिख दो एक बार, रिएक्शन लिख देते हैं, PbNO3 twice with Ki to form PbI2 प्लस में KNO3 2KNO3, ठीक है जी, ठीक है, यही है PbNO3 twice 2Ki PbI2 प्लस में 2KNO3, ये रिएक्शन है। इसमें जो है येलो प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, इसका PbI2 का। ये पूछा जा सकता है किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है, कौन से कलर का बन रहा है, तो लीड आयोडाइड का बन रहा है, येलो कलर का बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा दिया है एनसीईआरटी में ही, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है अपने पास, हमने क्या किया, हमने अगर मान लो इसको बर्न किया है, किसको बर्न किया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने बर्न किए, जो कि पहले क्या थे, ग्रीन कलर के थे। कौन से कलर के थे, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ग्रीन कलर के थे। जैसे ही हमने उन्हें बर्न किया वो कैसे हो गए, वाइट कलर के हो गए। क्यों हो गए वाइट कलर के, क्योंकि उनका जो है वो एनीहाइड्रस हो गए। अब क्यों, उनका वाटर रिमूव हो गया, क्या हो गया, वाटर रिमूव हो गया, तो इसके लिए वो ग्रीन से व्हाइट कलर में आ गए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। पूछा जा सकता है पहले कैसे होते थे, उसके बाद वाटर का रिमूवल होने के बाद कैसे हो गए, या क्या इफेक्ट पड़ा इसकी बर्निंग का। नेक्स्ट आता है अपने पास एक ही रिएक्शन है लीड नाइट्राइट को हीट करने वाली। ये कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि हीट एनर्जी लग रही है। लीड नाइट्रेट को आपने बर्न किया, हीट किया, ये बेटर रहेगा अगर बुक खोल के बैठो तो ईजी रहेगा आपके लिए लिखना। तो लीड नाइट्रेट को आपने हीट किया, लीड ऑक्साइड बन गया, जो कि क्या होगा, येलो कलर का होगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा, और बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसकी ब्राउन फ्यूम्स होंगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्राउन एक सब्सटेंस है अपने पास लीड नाइट्रेट, वो जब बर्न होता है तो किस चीज़ का येलो प्रेसिपिटेट बनता है और किस चीज़ की ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, और साथ में गैस कौन सी रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस, याद रखना, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड अगर आपने सनलाइट में रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, ग्रे कलर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड ग्रे कलर का हो जाएगा। कब, सनलाइट के अंदर रखने पर, अगली चीज़ क्या आती है, अगली आती है आयरन वाली। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको स्कूल में भी कराई गई होगी कि आपने आयरन लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा, जो कि ब्लू कलर का था पहले, लेकिन जैसे ही आप बाद में थोड़ी देर बाद देखते हो तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और एक कॉपर की कोटिंग आ जाएगी आयरन नील के ऊपर। क्योंकि कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया आयरन ने और आयरन सल्फेट इसने बना लिया। अगली चीज़ क्या है,
अगली चीज़ बस यही रिएक्शंस थी। एक चीज़ और है, एक टेबल यहाँ पे दिया गया है, एक्टिविटी टेबल यहाँ पे दिया गया है, डू यू नो, आई थिंक ये वाला, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि ये जो स्लैग्ड लाइम होता है, स्लैग्ड लाइम क्या बताया मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, क्योंकि अपने पास ये जो कैल्शियम, देखो स्लेग्ड लाइम अपने पास क्या है, वो रिएक्शन जो है अपने पास वो यूज होती है वाइट वॉशिंग में। क्या बोलते हैं ना, स्लेग्ड लाइम, हाँ क्विक लाइम तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, स्लेग्ड लाइम क्या होता है, स्लेग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शायद मैं कैल्शियम ऑक्साइड बोल गई पहले, तो स्लेग्ड लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्विक लाइम है। क्या बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो क्या, क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड छोटा सा नाम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुरू होते होते खत्म ही नहीं होने पे आ रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बड़ा है, क्या है, स्लेग्ड लाइम, छोटे वाला नाम जिसका है क्विक, जल्दी खत्म हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखने की ट्रिक, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, बड़े वाला स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है मुझे भी याद हो गया, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्विक लाइम है, और स्लेग्ड लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर गलत बोल गई, क्विक लाइम छोटा नाम है, क्या है वो, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेग्ड लाइम है, याद रखना। मतलब पता है जब ऐसी चीज़ें होती है ना हमारे साथ, जब स्कूल में भी कई बार क्या होता है, टीचर्स को कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें उनको कन्फ्यूजन रहती है, इससे बच्चों का फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, क्योंकि बच्चे इस बारे में पहले ही सतर्क हो जाते हैं कि हाँ ये कन्फ्यूजन हमें भी हो सकती है, अभी भी कई होंगे ऐसे जिन्हें वीडियो देखने पर होगा हाँ ये कन्फ्यूजन तो मुझे भी रहती है, रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो क्या हो गया, क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि अलग हुआ आप एक एज की हूँ मैं, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो है स्लेग्ड लाइम, क्विक लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक जल्दी खत्म हो गया, स्लेग्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कभी नहीं भूलोगे, जब भी देखोगे एग्जाम में भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो ये वीडियो याद आ जाएगी कि हाँ ये कन्फ्यूजन थी, ऐसे ही दूर की थी हमने। अगली चीज़ क्या बोली है मैंने कि यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग में यूज़ है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी स्लेग्ड लाइम जो है वो CO2 के साथ, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसके साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा, अपने पास तो शाइनिंग सरफेस आ जाएगा, उसका वॉल का शाइनिंग सरफेस हो जाएगा कुछ देर के बाद ही। यही चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है कि स्लोली रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है 2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद, वाइट वॉशिंग के 2 से 3 दिन के बाद बन जाएगा और एक शाइनी फिनिश देगा वॉल्स को। और ये भी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मार्बल का फॉर्मूला यही है, यही कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, हमने देख ली, बहुत इजी थी। हमने देख लिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कन्फ्यूजन हमने दूर कर ली, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, अब जिसको ये चीज़ मेरे इस एग्जाम्पल से कि क्विक लाइम और स्लेग्ड लाइम वाले से जो रिलेट कर पा रहा था कि हाँ कन्फ्यूजन होती है और जिससे ये चीज़ याद हो गई, वो कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ चीज़ छूट गई हो चैप्टर में तो वो भी लिख देना। ओके जी, बाय।